जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है, वैसे ही आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूरा टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, यानी माहौल ठंडा हो जाता है। याद रखिए, एक ठंडा माहौल एक वायरस को पनपने के लिए बहुत ही अच्छा माहौल होता है। प्लस वायरसेस को ट्रैवल करने के लिए बहुत ही इजी माध्यम मिल जाता है, पानी। यानी ये जो पानी सड़कों पर, यहाँ पर खुले में कहीं पर भी जो अक्यूमुलेट होता है, उसी जरिए से ये जो सॉइल में ट्रैप्ड, जमीन के नीचे जो भी ट्रैप्ड वायरसेस होते हैं, ये याद रखिए, वायरल फीवर कभी भी समर्स में ज्यादा नहीं होता है। यानी गर्मियों के दिनों में वायरल फीवर बहुत ही कम पाया जाता है। पर इसके विपरीत, जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है, वैसे ही पूरा टेम्परेचर कम हो जाता है, जो कि एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है किसी वायरस को पनपने के लिए। इसीलिए हर बारिश में वायरल फीवर काफी तेजी से बढ़ जाता है, और इसकी चपेट में काफी सारे लोग आ जाते हैं। वायरल फीवर जो है, ये उन लोगों को होता है जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है। अभी इम्यूनिटी कम का मतलब क्या है? यानी वो लोग जिन्हें एनीमिया हो, यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो, जिनका एचबी एकदम कम हो। दूसरी चीज, जो भी इंसान इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब जिन्हें बड़ी बड़ी बीमारियां हो, जैसे टीबी हो, एचआईवी हो, और कई सारी जो लाइफ लॉन्ग बीमारियां होती है, ऐसे लोग काफी इजीली चपेट में आ जाते हैं वायरल फीवर के। और सबसे बच्चे और बुजुर्ग, याद रखिए, बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप होना बाकी होती है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती है। और बुजुर्ग लोगों में इम्यूनिटी खत्म होने के कगार पर होती है, यानी जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे आपकी इम्यूनिटी कम होती है। इसीलिए ये दो तबके के लोगों में सबसे ज्यादा कॉमनली वायरल फीवर ही पाया जाता है। वायरल फीवर का सबसे कॉमन सिम्टम होता है फीवर विद चिल्स, यानी जैसे ही आपको बुखार आए, उसके साथ साथ आपको कपकपाहट भी होगी। दूसरी चीज, वायरल फीवर में होता है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन यानी हर जॉइंट आपका दर्द करने लगता है, स्पेशली लॉन्ग एंड दोनों जॉइंट्स पे आपको पेन होता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा मसल क्रैम्प्स आना बहुत कॉमन बात है वायरल फीवर में। तीसरी चीज, आपका मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, यानी बहुत सारा मेटालिक टेस्ट होता है मोस्ट ऑफ द वायरल फीवर में। या वो पेशेंट खाना खा ही नहीं पाता, यानी उसे खाना खाना पसंद ही नहीं आता है। ये सब एकदम डिस्टिंक्ट साइंस एंड सिम्टम्स है वायरल फीवर के। वायरल फीवर का सबसे प्रॉब्लम यही होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि ये फीवर कितने दिनों तक आने वाला है। याद रखिए, एक वायरल फीवर 3 दिन से लेकर कम से कम 14 दिन तक फैल सकता है, यानी डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इन्फेक्शन आपको हुआ है वायरल में। उसमें याद रखिए, पेशेंट को जब भी, जैसे ही पेशेंट एक अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता हो, और उसकी तरफ से गोलियां खाकर भी उसका जब फीवर ठीक नहीं हो रहा हो, यानी 2 या 3 दिन में भी अगर फीवर कम नहीं हो पा रहा है, तो वो ऐसे पेशेंट्स ने इमीडिएटली दिखाना बहुत जरूरी है, और इन्वेस्टिगेशन कराना सबसे ज्यादा जरूरी है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम आप क्लियरली बता पाएंगे कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। वायरल फीवर को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है ओपीडी ट्रीटमेंट, एक होता है आईपीडी ट्रीटमेंट। वायरल फीवर में सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसने कई दिनों तक एंटीबायोटिक खाया होता है, जनरली उनको कोई अपना फैमिली डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है, उसके बाद भी उनका जब फीवर कम नहीं होता है, तब वो हमारे पास आते हैं। जनरली इन मोस्ट केसेस, बहुत रेयर केस ऐसा भी होता है कि जैसे ही फीवर आए तो वो पेशेंट हमें पहले अप्रोच करता है। एज सुन एज द पेशेंट कम्स, तो हम उनको सबसे पहले सीबीसी कराते हैं, यानी कंप्लीट हीमोग्राम या कंप्लीट ब्लड काउंट कहा जाता है इसे। इस टेस्ट में आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आपका डब्ल्यूबीसी, यानी व्हाइट ब्लड सेल काउंट, ये कम अगर आया, आपका नॉर्मल जो भी रेंज है 4,500 से 11,000 का रेंज होता है, उस पे अगर कम आया या लोअर साइड पे आया, तो याद रखिए, और प्लेटलेट भी अगर कम हो रहा है, तो याद रखिए आपको वायरल फीवर ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, वायरल फीवर को सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है। कोई भी वायरल फीवर हो, तो उसके जो भी साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट बोल रहा है जॉइंट एक हो रहा है, तो उन्हें पेन किलर देना होता है। जो पेशेंट बोल रहा है उसे बहुत बार फीवर आ रहा है, तो उसको एंटीपायरेटिक देना होता है। पेशेंट बोल रहा है उसे भूख नहीं लग रही, तो उसको एपेटाइट एनहेंसर देना होता है। तो बेसिकली, अगर कफ हो रहा है तो कफ सिरप देना होता है। ये इसे कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी जो जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं वायरल फीवर में, उसी का इलाज किया जाता है। और वायरल फीवर की अच्छी खासियत यह है कि वायरल फीवर आता है और जाता है,
यानी पेशेंट्स के अंदर जब तक वो साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसके बाद ये वायरल फीवर कम भी होता है, यानी इसे बिना एंटीबायोटिक के भी ट्रीट किया जा सकता है सिर्फ सिम्टोमेटिकली। वायरल फीवर का हमें सिर्फ ये जानना जरूरी है कि कौन से टाइप का वायरल फीवर है, वेदर इट इज अ वायरल न्यूमोनाइटिस यानी छाती का इन्फेक्शन है, या डेंगू है, डेंगू इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वायरल इन्फेक्शन। ये सभी इन्फेक्शन में हम जब रूल आउट कर लेते हैं तो हम पेशेंट को बता देते हैं कि होपफुली आपका 2 या 3 हफ्ते में पूरी तरह से बंद हो जाएगा। प्लस वायरल फीवर में एक एक स्पेशल चीज है, वो याद रखिएगा, वायरल फीवर जैसे ही आपको होकर खत्म हो जाता है उसके 1 महीने तक आपको जॉइंट पेन और माइल्जिया होता है यानी मसल पेन होता है। और ये पेन जल्दी जाता नहीं है क्योंकि इसको वक्त लगता है ठीक होने के लिए। वायरल फीवर कई पेशेंट्स में तो सीरियस नहीं होता है, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रीटेड ऑन ओपीडी बेसिस, बट बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। इन्हें ढूंढना और इनको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, इसीलिए कई पेशेंट्स को हम सलाह देते हैं कि आप भर्ती हो जाओ इंस्पाइट ऑफ द पेशेंट सीमिंग टू बी नॉर्मल, यानी वो उसे लग रहा है कि वो तो नॉर्मल है, उसको सिर्फ सर्दी बुखार है, पर अगर उसका प्लेटलेट 20,000 है, अगर उसका प्लेटलेट 30,000 है, यानी काफी कम है। लाइक नॉर्मल प्लेटलेट रेंज होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख, अगर पेशेंट का 30,000 या 20,000 प्लेटलेट है तो उन्हें हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप ओपीडी में ही आ जाके कर लीजिए, उन्हें हम तुरंत एडमिट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही वायरल फीवर का पेशेंट जब आता है और उसका प्लेटलेट एकदम कम होता है तो उसके ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। और ब्लीडिंग याद रखिए, खून बहना ये सिर्फ बाहर से नहीं होता है, अंदरूनी भी होता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है। अगर खुदा ना खास्ता पेशेंट को ये स्टार्ट हो गया तो पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाता है और कई बार पेशेंट की मौत भी होती है इसी कारण। इसीलिए पेशेंट को एडमिट करना बहुत जरूरी है। हर वायरल फीवर को एडमिट करना जरूरी नहीं है, पर जो भी वायरल फीवर के पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं, जो लोग ओरली गोलियां खाकर जब ठीक नहीं हो रहे, तो उन्हें तो भर्ती करना 100% जरूरी होता है, ताकि पेशेंट को हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सके और पेशेंट को किसी भी चीज का कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा सहन ना करना पड़े, उसे उधर ही तब के तभी कर्व कर सके। मैं मेरे हर पेशेंट्स को कहता हूँ कि जैसे ही बारिश का सीजन स्टार्ट होता है तो आपने सबसे पहले तो आपने विटामिन सी का सेवन बहुत ज्यादा करना है। और विटामिन सी आपको किस चीज में मिलेगा? तो विटामिन सी आपको मिल जाएगा कोई भी नींबू पानी में, है ना। नींबू पानी हर कोई पी सकता है, हर दिन पीना जरूरी है। नींबू पानी से किसी को एसिडिटी होता है, किसी को नहीं चलता है, तो ऐसे लोगों ने क्या करना जरूरी है कि अपने डाइट में ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप सब्जियां फल खरीदने बाहर जाते हो बारिश के सीजन में, वापस आते हो, तो मैं हर पेशेंट को कहता हूँ कि अपने सारे सब्जियां और सारे फलों को पहले तो आपको बॉईल गर्म पानी में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जैसे ही बॉईल करते हैं वैसे ही वायरसेस जो है वो मरते हैं, उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद ग्रो नहीं हो पाते हैं उस फल और सब्जियां में, तो वो एकदम क्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद हम हमेशा कहते हैं हमारे हर पेशेंट को, भले ही उसके पास एक आरओ इंस्टॉल्ड हो घर पर, या तो वो नल का पानी पीता हो या तो वो किसी भी चीज का पानी पीता हो, बट हम हमेशा कहते हैं हमारे हर पेशेंट को कि आपने आपका दिन भर का जो भी डेली इंटेक है वाटर का, वो लेकर उसको एक बार उबालना बहुत जरूरी है, ताकि उसमें से जो भी जरासीम वायरसेस जो भी बचे हुए हैं वो सब मर जाए और उसको ठंडा कर कर आप पी सकते हो। प्रेफरेबली इन अ ब्रास का तांबे का जो बर्तन होता है उसमें डालोगे तो बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज मिलता है। इवन आपका जो मिट्टी का ये होता है बर्तन, उसमें भी पानी काफी अच्छा ठंडा रहता है। और हम कहते हैं कि ज्यादातर ठंडी चीजों से परहेज कीजिए, यानी आइसक्रीम खाना अवॉइड कीजिएगा। आइसक्रीम से आपको नहीं तकलीफ होगी या आइसक्रीम से वायरल फीवर नहीं होगा, बट अगर वो आइसक्रीम में वायरस बचा है या कहीं से आ गया है तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है वायरल फीवर होने के। तीसरी चीज, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे आसपास का जो भी एनवायरमेंट है उसको एकदम क्लीन रखना, यानी कोई भी नारियल के जो ओपन कप्स होते हैं, आपका टायर होता है, इन सब चीजों में पानी जमता है और ये पानी में अब मच्छर अपने अंडे देते हैं और इन्हीं अंडों के पनपने से डेंगू का पूरा साथ पसरती है। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि अपने आसपास कहीं पे भी वाटर लॉगिंग ना हो, और कहीं पर अगर वाटर लॉगिंग है और आप वो निकाल नहीं सकते तो एटलीस्ट उसके ऊपर एक केरोसिन या कोई भी तेल आप डाल दे, ताकि उसके ऊपर एक परत बन जाए और उसके नीचे वो अंडे पनपे ना, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे।